हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं रेडियो जो साक्रियता, किस प्रकार रेडियो की साक्रियता होती है, किस प्रकार ये एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है। तो इन सभी कंडीशंस की आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 9 है और अगर आपने फर्स्ट से लेकर 8 तक जो वीडियो नहीं देखी हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हो। और ये जितने भी मैं पीवीटी करा रहा हूँ, पीवीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैं अभी कह रहा हूँ ये हाँ 100% इम्पॉर्टेंट्स है सारे। तो मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ आपको उनका स्क्रीनशॉट लें या उन्हें लिखें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। एक बार रिवाइज करके जाएं। अगर आप पेपर में जा रहे हैं, देने जाएंगे, तो उन्हें एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं कि रेडियो साक्रियता क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो साक्रियता की कि 1896 ईसा में, किसमें 1896 ईसा में जो सर्वप्रथम हेनरी बैकुरेल ने देखा। बताया जा रहा है जो रेडियो साक्रियता की बात करेंगे तो सबसे पहले 1896 ईसा में सर्वप्रथम हेनरी बैकुरेल ने देखा कि जो यूरेनियम तथा इसके जो यौगिक एक विशेष प्रकार की किरणें निकालते हैं। क्या करते हैं जो रेडियो साक्रियता में सबसे पहले जो किसने देखा, हेनरी बैकुरेल ने देखा कि जो यूरेनियम है और तथा इसके जो यौगिक हैं, जो यूरेनियम है और इसके जो इक्वेशंस यौगिक हैं, एक विशेष प्रकार के क्या निकाल रहे हैं, बैप्स किरणें निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक विशेष प्रकार से किरणें निकालते हैं जो निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं, जो बहुत से गुण प्रदर्शित करते हैं, जो निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशंस क्या हो जाएगी इसमें, धातु की चादर को पार कर जाती है। और कहा जाता है इसमें कौन कौन सी जो कंडीशंस देखने को मिलती है कि जो धातु की चादर को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। कौन, रेडियो साक्रियता। तो रेडियो साक्रियता सर्वप्रथम किसने देखा, रेडियो साक्रियता की सर्वप्रथम देखा है हेनरी बैकुरेल ने देखा है। इसे रेडियो साक्रियता किस प्रकार काम करती है। और ये यूरेनियम तथा इसके जो यौगिक होते हैं, यूरेनियम और तथा इसके जो यौगिक एक विशेष प्रकार की क्या निकालते हैं, किरणें निकालते हैं जो निम्न गुण प्रदर्शित करती हैं। जैसे धातु की चादर को ये पार कर जाती हैं। कौन। और दूसरी कंडीशंस इसमें क्या देखने को मिलती है रेडियो साक्रियता में, कि जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और ये क्या करती हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उन पर क्या करती हैं, उन पर अफेक्ट डालती हैं। क्या, रेडियो जो तीव्रता है, रेडियो एक्टिवता जो आपकी वो रेडियो संरचना क्या करती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर क्या करती है, अफेक्ट, प्रभाव डालती है, प्रभाव करती है। जिस गैस में प्रभावित की जाती है, और जो रेडियो एक्टिवता जिस गैस में प्रभावित की जाती है उसे आयनीकृत कर देती है। क्या कर देती है, उसे आयनीकृत कर देती है। जिस गैस में ये प्रभावित की जाती है उसे आयनीकृत कर देती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी किसकी, रेडियो की। तो आपने इन्हें देख ली। और सबसे पहले इसकी खोज किसने, बोले तो इसे किसने देखा था, 1896 में हेनरी बैकुरेल ने देखा था। ठीक है, अब इसके कुछ नियम पढ़ते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं कि जो रेडियो साक्रियता क्या क्या काम करती है। रेडियो एक्टिवता की बात करेंगे तो इन किरणों को किसने, हेनरी बैकुरेल किरण क्या कहा जाता है, बैकुरेल किरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें बैकुरेल किरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी कहा जाए या इन्हें सर्वप्रथम देखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, हेनरी बैकुरेल था। कौन था, हेनरी बैकुरेल था, इसलिए इन्हें बैकुरेल किरण कहा जाता है, अथवा जो रेडियो एक्टिवता किरण कहते हैं। और इन्हें रेडियो एक्टिवता किरण भी कहते हैं। और तथा जिन पदार्थों से ये विकिरण निकलती है, और कहा जाता है जिन सब्सटेंस से इनका जो विकिरण निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और जिन पदार्थों से ये जो विकिरण होती है रेडियो एक्टिवता की, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इन किरणों का नाम बैकुरेल किरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो सर्वप्रथम या डिस्कवर किसने की थी, हेनरी बैकुरेल ने की थी। और इन्हें रेडियो एक्टिव किरण भी कहते हैं। ठीक है, किसे,
रेडियो की जो किरणें होती हैं इन्हें रेडियो एक्टिव किरण भी कहा जाता है और बैकुरल किरण भी कहा जाता है। और तथा जिन पदार्थों से ये किरण होकर निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और जो आपकी प्रगति नेचुरल प्रगति में जो यूरेनियम कहा जाए, जो प्रगति में यूरेनियम तथा जो अन्य पदार्थों से श्वेता आदर्श विकिरण के उत्सर्जित होने की जो घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो पदार्थ होती है प्रगति में जो यूरेनियम तथा अन्य जो पदार्थ होते हैं उनके श्वेता आदर्श से जो विकिरण होता है जिसमें उत्सर्जित होने की जो घटना होती है उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जो क्रिया हुई है उस पर जो एक्टिवता हुई है उसे हम क्या कह देते हैं? रेडियो एक्टिविटी कह देते हैं। किस कंडीशंस में कहते हैं? जब जो प्रगति नेचर में या यूरेनियम या कोई अन्य पदार्थों से जो श्वेता आदर्श से क्या हो रहा है, एक विकिरण उत्सर्जित हो, उस घटना को, उस कंडीशंस को हम क्या कह देते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और यूरेनियम के जो अलावा कहा जाता है कि यूरेनियम के अलावा थोरियम रेडियम और पोलोनियम तथा एक्टिनियम जैसे जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों में भी जो रेडियो एक्टिविटी के गुण मौजूद होते हैं। बताया जाता है कि जो यूरेनियम के अलावा, यूरेनियम में तो होता ही होता है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन कहा जाता है यूरेनियम के अलावा जो जैसे कि थोरियम हुआ, रेडियम हुआ, पोलोनियम हुआ, एक्टिनियम हुआ, जैसे कि ये नेचुरल रूप में उपलब्ध जो तत्व हैं इनमें भी रेडियो एक्टिविटी के गुण देखने को मिलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के गुण किस किस में देखने को मिलते हैं? आपके ये यूरेनियम में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि थोरियम, रेडियम और पोलोनियम और एक्टिनियम जैसे प्राकृतिक गुणों से उपलब्ध तत्वों में जो रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि 1898 ईसा में जो पियरे क्यूरी थे, कौन थे? प्रोफेसर पियरे क्यूरी थे एवं उनकी जो पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियम जैसे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। कहा जाता है कि जो रेडियम हो रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो खोज किसने की थी? कहा जाता है मैडम क्यूरी ने की थी। और इसके लिए इन्हें 1903 ईसा में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जो आपका 1898 में कहा जाता है, 1898 में जो प्रोफेसर पियरे क्यूरी थे, प्रोफेसर पियरे क्यूरी और एवं उनकी जो पत्नी कौन थी? मैडम क्यूरी ने जो रेडियम हो रहा था उसकी जो एक्टिवता किसी पदार्थ पर हो रही थी तो उसको उन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने इसे रेडियो एक्टिवता की खोज की। और कहा जाता है इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वो कि 1903 में मिला था। ठीक है। और जो प्रगति में अधिकांश परमाणु क्रमशः 83 से अधिक है। कहा जाता है जो प्रगति होती है, प्रगति में अधिकतर जो परमाणु नामांकन कितने होते हैं? 83 से अधिक के हैं तो के तत्व अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अगर जो प्रगति में अधिक परमाणु नंबर उनका कितना क्रमांक हो, 83 से अधिक हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन तत्वों को अस्थायी होते हैं। वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, अनकांस्टेंट होते हैं तथा उनके नाभिक स्वायता विघटित होकर कहा जाता है तथा उनके नाभिक स्वायता विघटित होकर एक नए तत्वों को जन्म देते रहते हैं। और कहा जाता है कि उनके जो नाभिक स्वायता विघटित होकर नए तत्वों को क्या करते हैं? जन्म देते रहते हैं, जब तक कि वे क्या नहीं हो जाए? स्थायी तत्व के नाभिक में नहीं बदल जाते। और जो वो तब तक देते रहते हैं जब तक क्या हो जाता है? जब तक उनके जो स्थायी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? नाभिक में नहीं बदल जाते, तब तक उन्हें विघटित होकर एक नए तत्वों को जन्म देते रहते हैं। ठीक है। ये कंडीशंस हो जाएगी प्राकृतिक अधिक परमाणु की कंडीशंस की बात की मैंने। ठीक है। अब आता है जो अल्फा किरण घनात्मक और बीटा किरण कैसा ऋणात्मक और तथा जो गामा किरण कैसा होता है? निरावेशिक
होती हैं। जो आपकी अल्फा किरण होती है, अल्फा किरण कैसी होती है, घनात्मक होती है। और जो आपकी बीटा किरण, बीटा रेस जो होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, सकारात्मक होती है। और जो आपकी गामा किरण होती है वो कैसी होती है, निरावेशित होती है। कैसी होती है, निरावेशित होती है। और जो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में कहा जाता है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में जो अनंत सीसा प्राप्त होता है, जो यूरेनियम के किसमें, न्यूक्लियस विघटन में, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, सीसा प्राप्त होता है, इनफाइनाइट सीसा प्राप्त होता है। और जो आपका ब्लैक होल सिद्धांत है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर देना। जो ब्लैक होल थ्योरी है इसे ब्लैक होल सिद्धांत कहते हैं। ब्लैक होल थ्योरी द प्रतिपादन किसने किया है, एस चंद्रशेखर ने किया है। जो आपकी ब्लैक होल सिद्धांत है कहा जाता है, ब्लैक होल थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, एस चंद्रशेखर ने की है। किसने की है, एस चंद्रशेखर ने की है। और जो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जो सिल्वर होता है, ये मैंने पहले भी बताया कि सिल्वर एक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। कौन, सिल्वर। तो चांदी क्या होती है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और जो प्राकृतिक यूरेनियम को, जो प्राकृतिक में जो यूरेनियम को ईंधन की भांति प्रयुक्त करने वाला भारत का प्रथम पावर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया है, कलपक्कम में स्थापित किया गया है। जो प्रगति में यूरेनियम को ईंधन की भांति प्रयुक्त करते हैं, ईंधन की किसके, ईंधन की भांति प्रयुक्त करने वाला कौन सा पहला देश है, भारत। जिसने पावर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया है, कालपक्कम में। कहाँ स्थापित किया है, कालपक्कम में स्थापित किया है। तो भारत किस में प्रथम है, भारत एक प्राकृतिक यूरेनियम को किस में, ईंधन की भांति प्रयुक्त करने में, किस में, ईंधन की भांति प्रयुक्त करने में भारत का जो प्रथम पावर कहाँ है, पावर रिएक्टर कालपक्कम में स्थापित है। जो आपका बोलोमीटर अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र, जो आपका बोलोमीटर है, क्या, बोलोमीटर, बोलोमीटर एक अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र है। जो आपका बोलोमीटर है वो अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र है। जो आपका एक बोलोमीटर क्या करता है, एक अवरक्त किरणों की उपस्थिति बोले तो उनका जो होना वो क्या ज्ञात करता है, कौन, बोलोमीटर ज्ञात करता है। और जो आपकी विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। जो आपकी विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ओम होती है। ये शायद मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो ऐसा यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ओम होती है। और विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम होती है। आवेश की जो इकाई क्या होती है, कूलम होती है। और जो विद्युत धारिता की इकाई, विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, फैराड होती है। क्या होती है, विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, फैराड होती है। और एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, एक फैराड में होते हैं कितने, बोला जाए तो 96,500 कूलम होते हैं। एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। ये आप जरूर याद रखना कि एक फैराड में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम होते हैं। और जो लेंस होता है, लेंस की जो शक्ति मापने की इकाई को डायोप्टर कहते हैं। जो लेंस की शक्ति होती है, यूनिट ऑफ लेंस की क्या होती है, डायोप्टर होती है। ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ ये समझ लो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। जितना मैं अभी ये बता रहा हूँ, ओम, कूलम, फैराड, ये आपको पेपर एमपी बोर्ड्स कहा जाए, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, जहाँ से एनसीईआरटी अपना पेपर रिलीज करती है वहाँ पर आपको ये जरूर 100% आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये डायोप्टर हुआ, लेंस हुआ, कूलम, ओम, ये सब यूनिट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो होप आप वीडियो को चाहे स्क्रीनशॉट लो वीडियो पोस्ट करके, चाहे आप उन्हें लिखो कॉपी में, लेकिन आप इन्हें जरूर याद कर लें। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वो ओरेस्टेड होता है। ओरेस्टेड क्यों होता है, क्यों, ओरेस्टेड ने ही तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो लगती है इसकी डिस्कवरी भी ओरेस्टेड ने की है। इसलिए चुंबकीय जो तीव्रता का मात्रक भी ओरेस्टेड है, ठीक है। और जो चुंबकीय प्रेरणा की इकाई क्या होती है, गॉस होती है। क्या होती है, गॉस होती है। जो चुंबकीय प्रेरणा की इकाई गॉस होती है, क्या होती है, गॉस होती है। और जो समुद्र की गहराई
मापने की इकाई को क्या कहते हैं? फैदम कहते हैं। फैदम कहते हैं। जो समुद्र की गहराई नापने की इकाई को क्या कहा जाता है? फैदम कहा जाता है। फैदम से क्या किया जाता है? समुद्र की जो गहराई होती है, इसकी जो डिप्थ होती है, इसे किससे मिक्सचर किया जाता है? फैदम से। किससे? फैदम से। और जो स्यानता की इकाई, स्यानता की इकाई बोले तो ऐसा यूनिट क्या होती है? प्याज होती है। क्या होती है? पाउच होती है। जो आपकी स्यानता की इकाई क्या होती है? पाउच होती है। अब इसके जो रासायनिक शास्त्र के संबंधित कुछ प्रमुख तत्व हैं, इनकी अपन देखेंगे। तो ये जो रासायनिक शास्त्र के जो प्रमुख तत्व हैं, ये आप किसमें? केमिस्ट्री में करोगे। ठीक है, ये आपकी फिजिक्स थी, शायद फिजिक्स में इतना ही रहने देते हैं। तो ये फिजिक्स ही मुझे लगता है शायद 9th वीडियो है। अगर आपने फिजिक्स विज्ञान कहा जाए भौतिक विज्ञान में, अगर आपने 1st से लेकर 8 तक जो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप वहाँ से जाकर इन्हें देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो रसायन शास्त्र की कंडीशंस की, कि केमिस्ट्री कैसे फॉलो करती है अपने क्लास 10th क्लास 12th पर। ठीक है, तो मैं जितने भी ये आपको पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कहा जाए तो आपको ये बोर्ड एग्जाम्स में देखने को 100% मिलेंगे। तो आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको जो वीडियोस में, ये सारी वीडियोस आप ज़रूर देख के आएँ अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जो वन वर्ड होते हैं क्वेश्चंस, फिलअप मैचिंग्स वगैरह होती हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती हैं, ये बल्कि एनसीईआरटी में से छांट के दी जाती हैं। तो ये वही मैं आपको आपके ये जो वन वर्ड बोले तो 1 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएं, इसीलिए मैं ये पीबीटी का यूज कर रहा हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th 12th में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। ठीक है, और आपके जो मित्र हैं जो कि क्लास 10th या 12th में हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।